हेलो दोस्तों, रिलेशनल फंक्शन के दूसरे वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन को कैसे समझते हैं, रिलेशन को कैसे जानते हैं, रिलेशन के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को वो वाला चैप्टर बहुत पसंद भी आया, अच्छी तरीके से वो चैप्टर समझ में भी आया है। इसीलिए मुझे बहुत संतुष्टि है इस बारे में। अभी दूसरे वाले एपिसोड में हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उसको भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। अगर ये मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को दूसरे लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक या फिर लोगों तक पहुँच सकूँ, ताकि मैं उनके इस लॉकडाउन पीरियड में हेल्प कर सकूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रेड्डी मित्रो और कक्षा के इस दूसरे वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलून शुरू करा जाक। हेलो, कैसे हैं आप लोग? अभी फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फंक्शन वो भी जो चैप्टर 12 का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, वो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 नहीं है। दोनों में फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया जाता है, मगर पहला वाला जो मतलब 11 का जो फंक्शन है वो कुछ अलग बेसिक चीज़ें उसमें डिस्कशन होती है। अभी दूसरा वाला जो मतलब क्लास 12 का जो फंक्शन है उसमें हम कुछ एडवांस बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए, फंक्शन के डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिया था, ठीक है। क्लास 11 में आप लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिया है, आप लोग उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। अभी क्लास 12 का जो फंक्शन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एक्चुअली उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन या फिर मैपिंग के बारे में बातचीत हो रही है। आगे जाकर हम लोग वो सारी चीज़ें अलग अलग से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या बात है और क्या बात नहीं है। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि फंक्शन का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ के आया हुआ है, ठीक तरीके से समझ भी लिया है। फिर थोड़ा सा मैं इसमें रिवाइज करूँगा। देखिए, फंक्शन को जानने के लिए आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? पहली बात, एवरी डोमेन एलिमेंट is related. ठीक है। और दूसरा वाला है every domain element has an unique image. ये दो चीज़ें आप लोगों ने अगर सर में डाल लिया, दिमाग में घुसा लिया, तो फंक्शन के बारे में और कोई दिक्कत या फिर फंक्शन के बारे में और कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। अभी पहला बात है कि एवरी डोमेन एलिमेंट इज रिलेटेड, मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 200, 1000 जो भी एलिमेंट होंगे, मतलब डोमेन में जितने भी सारे एलिमेंट है सभी का रिलेशन बनना चाहिए। कोई ऐसा डोमेन एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो कि रिलेटेड नहीं है, पहला वाला। दूसरा वाला कंडीशन क्या था? यहाँ पर आप देख रहे हो कि एवरी डोमेन एलिमेंट हैज़ एन यूनिक इमेज। जो रिलेशन हो गया है हर एक डोमेन एलिमेंट का, उनका यूनिक इमेज होने चाहिए। दूसरे एक डोमेन एलिमेंट का 2 या फिर 3 या फिर इससे ज़्यादा रेंज या फिर कोडोमेन के साथ एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होने चाहिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। पहला वाला ये है, इधर एक सेट लेता हूँ मैं, ए है, इधर एक सेट लेता हूँ, बी है। इसमें क्या है? एक्स, वाई एंड जेड। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लगेगी क्योंकि पहले पढ़ के आए हो, मगर वो जो इसके बारे में नहीं जानते उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाली है अगर फंक्शन के बारे में आप लोग नहीं जानते। तो इधर ए बी सी है, एक्स के साथ ए का रिलेशन है, वाई के साथ बी का रिलेशन है, जेड का साथ रिलेशन है। तो आप लोग सीधी तरीके से बता रहे हो कि ये वाला फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? देखिए, एक्स वाई जेड डोमेन में है, ये वाला डोमेन सेट है और ये वाला कोडोमेन सेट है। तो डोमेन में कितने सारे एलिमेंट है? एक्स वाई जेड सारे रिलेटेड है, तो पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। एक्स भी रिलेशन में, वाई भी रिलेशन में, जेड भी, तो पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। एवरी डोमेन एलिमेंट हैज़ एन यूनिक इमेज। अभी देखिए, एक्स का किसके साथ रिलेशन है? ए के साथ। किसी और के साथ है? नहीं है, ठीक है ना। वाई का किसके साथ रिलेशन है? बी के साथ। किसी और के साथ नहीं है। जेड का किसके साथ रिलेशन है? सी का। किसी और के साथ है? नहीं है। मतलब ये वाला फंक्शन का दोनों जो कंडीशन है फुलफिल कर गया। कुछ और देखने की चीज़ें नहीं है, कुछ और बताने की चीज़ें नहीं है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं। इधर
एक सेट है जिसमें x है, y है, z है और एक तीसरा यहाँ पर छुप के बैठा हुआ है w। a b c इधर था, x के साथ a का हो गया, y के साथ b का हो गया, z के साथ c का हो गया। ये बराबर से रिलेशन है मगर ये फंक्शन नहीं है। क्या बात है, क्या क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि x का e के साथ रिलेशन है, y का साथ b के साथ रिलेशन है, z का भी c के साथ रिलेशन है। बेचारा w छुप के बैठा हुआ, उसको किसी ने देखा नहीं, मतलब सारे डोमेन एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। पहला वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ये फंक्शन नहीं है। ओके, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। इधर है x है, y है, z है, a है, b है। x का a के साथ रिलेशन है, y का b के साथ, z का भी b के साथ रिलेशन है। ठीक है, और इधर एक एग्जांपल लेते हैं। इधर x है, y है, z है, इधर a है, b है। x का a के साथ रिलेशन है, x का b के साथ रिलेशन है, y का c के साथ रिलेशन है सोचिए, और z का भी c के साथ रिलेशन है। ठीक है, अभी इसमें आओ, ये वाला जो रिलेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है उसमें कंसंट्रेट करते हैं। देखिए, पहली बात तो है कितने डोमेन एलिमेंट है, 3 है। आप लोग बताओगे, देख रहे हो x y z है, सारे रिलेटेड है। हाँ जी, सारे रिलेटेड है। x रिलेशन में, y रिलेशन में, z रिलेशन में, तो पहला वाला कंडीशन है वो फुलफिल हो गया। अभी दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, हर एक का इमेज यूनिक है कि नहीं। x के साथ किसका रिलेशन है, a का, यूनिक है। किसी और के साथ रिलेशन है इसका, एक के सिवा नहीं है। y का किसके साथ रिलेशन है, b के साथ। y किसी और के साथ रिलेटेड है, एक, कितने एलिमेंट थे यहाँ पर, 2 ही थे। y क्या a के साथ रिलेशन में है, नहीं है। y सिर्फ b के साथ ही रिलेशन में है। z किसके साथ रिलेशन में है, b के साथ रिलेशन में है। मतलब y का सिर्फ b के साथ ही रिलेशन है, किसी और के साथ रिलेशन y का नहीं है। y कौन सा है, डोमेन एलिमेंट है। z क्या है, डोमेन एलिमेंट है। z का किसके साथ रिलेशन है, b के साथ रिलेशन है। मतलब सारे जो डोमेन एलिमेंट है सभी का यूनिक इमेज है। हो गया, तो ये वाला भी फंक्शन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये वाला भी फंक्शन है। डोमेन में, कोडोमेन में कौन क्या कर रहा है उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हो गया, हमें डोमेन के ऊपर कंसंट्रेट करने हैं फंक्शन के लिए। अभी दूसरे में ये वाला फिगर हम लोग देखते हैं। देखिए कितने सारे एलिमेंट है डोमेन में, 3, बराबर ही है। सभी में हम लोग 3 देख रहे थे इसके सिवा, तो इसमें 3 एलिमेंट है, x y एंड z है। सारे के सारे डोमेन एलिमेंट रिलेटेड है, तो बराबर पहला वाला कंडीशन हो गया है। फिर दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं। देखिए x को ही ले लेते हैं पहले। x के साथ किसका रिलेशन है, a का, और किसका, b का। धोखा खा गया ना यहाँ पर, तो क्या है, x का a के साथ रिलेशन है, x का b के साथ रिलेशन है। ये 2 के साथ रिलेशन बता रहा है, 2 के साथ रिलेशन बना के बैठा हुआ है। मतलब इसका यूनिक इमेज नहीं है। x का यूनिक इमेज नहीं है क्योंकि इसका 2 के साथ रिलेशन है। x का a के साथ भी रिलेशन है, x का b के साथ भी रिलेशन है, बराबरी पे यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन नहीं है। मुझे अब लग रहा है कि आप लोगों ने पूरी तरीके से इसको समझ लिया है, कहाँ पर फंक्शन होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे। सिर्फ ये 2 चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो फिर दूसरा वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर y के साथ किसका रिलेशन है, c का। y का मतलब यूनिक इमेज है, y का सिर्फ c के साथ रिलेशन है, z का सिर्फ c के साथ रिलेशन है। आप लोग क्या सारे यहाँ पर c, पहले हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था कोडोमेन में जो एलिमेंट है उनको, वो सब क्या कर रहे हैं, 3 के साथ रिलेशन में, 2 के साथ रिलेशन में है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए यहाँ पर अगर ऐसा होता, यहाँ पर एक और एलिमेंट यहाँ पर बैठा होता, c है, सोचिए, जो किसी के साथ रिलेशन में नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वाला यूनिक इमेजेस है सारे डोमेन एलिमेंट के, सारे डोमेन एलिमेंट रिलेटेड है, तो वो वाले कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। मतलब ये वाला फिर से भी फंक्शन ही होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो फंक्शन हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है फंक्शन को, ये हम लोग जान गए। अभी देखिए फंक्शन को नोटेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। सोचिए यहाँ पर एक फंक्शन है f, फंक्शन को हम लोगों ने f से नाम दे दिया है, वो सब हम लोगों ने देख लिखा था। अभी फंक्शन को कैसे लिखते हैं, f सच दैट a to b, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, f इज अ फंक्शन, ओके, f इज अ फंक्शन which relates a and b, where a क्या है, पहला वाला जो सेट है वो है डोमेन। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो सेट एरो देकर जिसको समझाया गया है वो है कोडोमेन। गौर से देखिएगा, ये वाला कोडोमेन है, रेंज नहीं है। रेंज क्या है बाद में हम लोग देखेंगे। सो इस तरीके से हर फंक्शन को लिखा जाता है, देखेंगे आप लोग क्वेश्चन में
या फिर कहीं पर भी लिखा होगा एफ सच दैट ए टू बी, एफ ही होगा वैसा कुछ बात नहीं है। फंक्शन बहुत सारे नोटेशन से डिनोट होते हैं, कहीं पर स्मॉल पी भी आ जाता है, कहीं पर एज भी आ जाता है, कहीं पर जी भी आ जाता है, कहीं पर फाइव भी आ जाता है। बहुत सारे फंक्शन हम लोगों ने ऐसे पहले पढ़ के रखा हुआ, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, हुए है भी। तो बहुत सारे ये सारे चीज़ें हम लोगों ने पहले से ही देख के रखा हुआ है। सो एफ ही होगा वो वाला बात नहीं, हम सिर्फ नोटेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बॉक्स में जो है वो देखिए, एफ सच दैट ए टू बी, मतलब एफ इज अ फंक्शन विच गोज फ्रॉम ए टू बी। ए क्या है, पहला वाला सेट है जो कि डोमेन है, दूसरा वाला सेट कौन सा है, बी, उसका क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन। ठीक है, अभी इसको कुछ कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जाएगा, एफ फिर इस तरीके से एक लाइन खींचा जाता है ए टू बी, ये भी बराबर ही है, ये भी सच दैट ही बताते हैं। या फिर ये वाला नोटेशन आप बहुत कम देखोगे, हम लोग ज़्यादातर ये वाला यूज़ करते हैं और ये वाला ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। तो नोटेशन के बारे में भी हम लोगों ने जान ली है अभी। तो अभी देखिए एक और चीज़ है, और एक और चीज़ क्या है, ये वाला जो सेट और फंक्शन के लिए हम लोगों ने देखा हुआ है, इसको लिखेंगे कैसे। अगर हर एक, ये वाला तो सेट के लिए हम लोगों ने नोटेशन लिखा हुआ है, एलिमेंट्स के लिए फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। फंक्शन क्या था, एफ था, पहला वाला एलिमेंट क्या था, एक्स, तो इसको इसका गोदी में बिठा देंगे। ठीक है, ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट में पढ़ेंगे ऐसे, एफ ऑफ एक्स। क्लास 9 से ही वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ के आए हुए, जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, इस तरीके से। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये है। इसका मतलब क्या है, बीच में जो एलिमेंट लिखा गया है वो है डोमेन एलिमेंट। सारी चीज़ें गौर से देखिएगा, वरना बहुत सारी दिक्कत होने वाली है जब हम फंक्शन के आगे जाके पढ़ेंगे। डोमेन एलिमेंट, इसको डोमेन एलिमेंट बोला जाता है, किसको, जो एफ के बीच में बैठा होता है वो वाला डोमेन एलिमेंट है। और इधर जो है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो इमेज यहाँ पर दिखा हुआ है, मतलब जिसके साथ रिलेशन में, उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। सो एक्चुअली अभी आप लोग बताओगे सर एफ ऑफ एक्स एक्चुअली है क्या, एफ ऑफ एक्स भी एक इमेज है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इमेज क्या है, ए था जो कि कोडोमेन में लिखा गया है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, वो एक्चुअली नोटेशन के लिए आ चुका है। एफ ऑफ एक्स क्या है, वो इक्वल टू ए है, मतलब ये भी इमेज ही होगा। एफ ऑफ एक्स का इधर जो लिखा जा रहा है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आ रहा है, मतलब एफ जब ही निकलेगा किसको लेकर निकलेगा। सोचो ये वाला गाड़ी है, गाड़ी के अंदर या फिर कार के अंदर एक्स को बिठा दिया है तो हो गया। अभी ये जाने वाला है, कहाँ जाके कहाँ पर उसका वैल्यू निकलेगा, इधर, कहाँ पर, ए में आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम y के बारे में सोचेंगे, एफ ऑफ वाई इक्वल टू वैल्यू क्या आएंगे, b आएंगे। एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या आएगा, बराबरी से सोचो, c आएंगे। बहुत ईजी है ये। फंक्शन को एलिमेंट के लिए इस तरीके से हम लोग नोटेशन करते हैं, और फंक्शन को सेट के लिए इस तरीके से नोटेशन किया जाता है। सेट मतलब डोमेन एंड कोडोमेन के लिए। बराबरी में आप लोगों को समझ में आ गया है शायद। अभी हम लोग एक और चीज़ें पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जा करके। अभी भी क्लास 12 का चैप्टर हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, क्योंकि पहले कुछ चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिए क्या है, साइन के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है। बहुत सारे और भी चीज़ें ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को 6 ऑपरेशन या फिर 6 ऑपरेटर मिलते हैं। तो वो सारे क्या है, पहला वाला है साइन। इसका बहुत सारे लोगों को पता नहीं है या फिर पढ़े थे भूल गए। साइन क्या एक्चुअली है क्या, SINE, कोई इसको सीन भी पढ़ता है, मैंने देखा हुआ है, सिन एक्स, सिन वाई, लाइक दिस। तो वो एक्चुअली SINE था, साइन था, वो एक वर्ड है, इसका कोई काम ही नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री या फिर मैथमेटिक्स में इसका कोई काम ही नहीं है। ये वाला बंदा भी है जिसको हम लोग साइन बोल रहे हैं, SIN, साइन। वैसे भी आ गया कॉस, फिर आता है टेन, फिर आता है कॉट, अलग अलग से सेक, फिर क्या आता है कोसेक, वो अलग अलग है ना, वो सारी चीज़ें। ये सिर्फ वर्ड है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसमें कुछ वैल्यूज आती भी नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि साइन का वैल्यू क्या है, आप लोग बोलो दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे, उसके बारे में सोचोगे, जिनको पता है वो बोले कि सर इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वर्ड है। ठीक है, सिर्फ कुछ लेटर को समेट करके एक वर्ड बनाया गया है। ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेट करता है, किसके ऊपर ऑपरेट करता है, कुछ डिग्रीज या फिर रेडियन वैल्यूज के ऊपर वो ऑपरेट करता है। जैसे कि साइन 0, अगर मैं आप लोगों को बताऊं साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर 1 है। ठीक है, सॉरी मैंने वो गलत बोला है, वो 0 होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। फिर साइन 90 का वैल्यू क्या है, क्लास 10 पे पढ़ के आए थे हम लोग, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, इस तरीके से। तो देखिए साइन का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, वर्ड है।
कुछ नहीं है। उसी तरीके से f का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। f जब x के ऊपर ऑपरेट करता है तो उसका वैल्यू अभी पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, उसका वैल्यू a आता है। उसी तरीके से साइन जब 0 डिग्री के ऊपर ऑपरेट करता है उसका वैल्यू निकलता है 0। जब 90 डिग्री को ऑपरेट करता है उसका वैल्यू निकलता है 1। जब साइन 30 डिग्री के ऊपर ऑपरेट करता है उसका वैल्यू क्या निकलता है, 1/2। इस तरीके से। तो ये भी फंक्शन की तरह ही है, ये भी फंक्शन ही है। समझ में आ गया आप लोगों को? अभी ठीक है, ये सारे नोटेशन हमें यूज़ में लाने होंगे आगे जा कर के। तो एक्चुअली अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कि सिलेबस है किसका, क्लास 12 का। अभी हम लोग क्लास 12 में आ चुके हैं। ओके हो गया। तो अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ने के लिए पहला जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसको बोलते हैं 1 1। कैसा है ये वाला फंक्शन, कैसा दिखता है और उसका कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सोचिए इधर एक सेट है, इधर एक सेट है, पता चल गया आपको कि बीच में एक फंक्शन आएगा f। इधर इस सेट का नाम मैं a लेता हूँ, उधर का नाम b लेता हूँ, जैसे कि अभी तक इस तरीके से लिखा जाता है f of a, f such that a to b। हो गया। अभी इसमें क्या एलिमेंट है, इसमें x है, y है, z है, छोटे करके लेते हैं 2-3 इस तरीके से। और उधर क्या है, a है, b है, c है। मतलब b में कितने सारे एलिमेंट है, 3 है। a में कितने सारे एलिमेंट है, 3 है। अभी x के साथ a का रिलेशन है, y के साथ b का रिलेशन है, z के साथ c का रिलेशन है। बराबर हो गया। तो अभी देखिए इसमें क्या है, x का किसके साथ, हर डोमेन एलिमेंट रिलेटेड है, मतलब ये वाला फंक्शन है, पहले हम लोगों ने बता दिया है। तो x के साथ किसका रिलेशन है, a का, y के साथ किसका रिलेशन है, b का, z के साथ किसका रिलेशन है, c का। ठीक है। तो इसमें हर एक एलिमेंट का एक एक फंक्शन के साथ, एक एक इमेज के साथ या फिर एक एक कोडोमेन एलिमेंट के साथ रिलेशन है उसका। ठीक है। अभी 1 किसको कहेंगे, डोमेन के बारे में बहुत बातचीत हो गई, अभी हम लोग कोडोमेन के बारे में बातचीत करेंगे। 1 उसी फंक्शन को कहा जाता है जिसमें जो कोडोमेन एलिमेंट एक्चुअली रिलेशन में है। यहाँ पर अगर एक और चीज़ें होता है, सोचिए डी भी है, तो डी तो रिलेशन में नहीं है, तो डी अगर रिलेशन में नहीं है तो डी के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। गौर कीजिएगा कितने सारे एलिमेंट यहाँ पर रिलेशन में है, ए, बी और सी, जो कि कोडोमेन के एलिमेंट थे, वो तीनों रिलेशन में है। ठीक है। कोडोमेन में जो सारे एलिमेंट्स रिलेशन में होते हैं उनको रेंज बोला जाता है। ठीक है। और जो पूरा कोडोमेन है, मतलब जो सेकंड सेट है, उसका जो पूरा एलिमेंट है उसको सभी को एक साथ कोडोमेन बोला जाता है। ओके। तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर ए है रेंज में, फिर बी भी है, फिर रेंज में सी भी है, ये तीनों एलिमेंट है। अभी इन तीनों एलिमेंट के ऊपर कंसेंट्रेट कीजिए। ए का प्री इमेज क्या है, प्री इमेज किसको कहते हैं, एक्स का इमेज अगर ए है तो ए का प्री इमेज होगा एक्स, मतलब एक्स से जो रिलेशन फंक्शन ए तक आके खत्म हो रहा है, अगर उल्टा करके उसी पाथ पर जाएंगे तो जहां पर जाके खत्म होता है उसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। एक्स का इमेज ए है, ए का प्री इमेज एक्स है, y का इमेज b है, b का प्री इमेज y है। उसी तरीके से z का इमेज c है, c का प्री इमेज z है। ये बोला गया है कि हर एक रेंज एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होने चाहिए। एवरी रेंज एलिमेंट हैज यूनिक प्री इमेज। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसमें कितने सारे रेंज एलिमेंट है, 3 ही है, ए है, बी है, सी है, ए, बी और सी। ए का प्री इमेज क्या है, एक्स है, किसी और के साथ इसका रिलेशन है नहीं है। बी जो रेंज एलिमेंट है उसका प्री इमेज कौन है, वाई है, किसी और के साथ इसका रिलेशन है नहीं है। वाई का प्री इमेज क्या है, सी का प्री इमेज क्या है, जेड है, तो उसका किसी और के साथ रिलेशन है नहीं है, सिर्फ जेड के साथ रिलेशन है। मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग 1 बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन छोड़ो, कहीं पर पूछा नहीं जाएगा आप लोगों को डेफिनेशन। आप लोग सिर्फ इसके बारे में ध्यान दो कि 1 फंक्शन को हमें कैसे जस्टिफाई करने हैं, उसके बारे में कैसे सोचना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो अभी देखिए वन वन फंक्शन को जस्टिफाई या फिर वन वन फंक्शन को ठीक तरीके से जांचने के लिए क्या है, एवरी रेंज एलिमेंट हैज़ यूनिक प्री इमेज। जो सारे एलिमेंट कोडोमेन में रिलेटेड है उसको रेंज कहा जाता है, उस सेट को रेंज कहा जाता है। तो उसमें जो सारे इमेजेस है उनके यूनिक प्री इमेज होने चाहिए। इसको और भी छोटा करके बोल सकते हैं हम लोग, एवरी इमेज हैज़ यूनिक प्री इमेज। ठीक है, जो भी इमेज यहाँ पर आएंगे सभी के यूनिक प्री इमेज होने चाहिए, तभी जाके ये वन वन फंक्शन होगा। तो आप लोग बता सकते हो सर एक वन वन फंक्शन नहीं है, वैसा कुछ दिखाओ। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सोचो इधर है x है, y है, z है, इधर a है, b है, c है। x के साथ a का रिलेशन है, y के साथ भी a का रिलेशन है, z के साथ b का रिलेशन है। इसमें रेंज क्या है देखिए, रेंज क्या होगा, सिर्फ a और b। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें रेंज क्या है, a और b। इसमें कोडोमेन क्या है, कॉड क्या है, कॉड है a, b एंड c। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हो गया। तो इसमें अभी देखो कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है, मगर हमें किसके ऊपर कंसंट्रेट करने हैं, रेंज के ऊपर कंसंट्रेट करने हैं। रेंज में क्या है, ये है और बी है। ए का किसके साथ रिलेशन है, एक्स और वाई दोनों के साथ रिलेशन है। मतलब ए के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो ए का क्या प्री इमेज आने वाले हैं, एक्स एंड वाई, दो प्री इमेज है इसका। तो इसीलिए ये वाला वन वन फंक्शन नहीं है। इफ एनी ऑफ द इमेज एलिमेंट हैज मोर देन वन प्री इमेज, देन उसको हम लोग वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला वन वन फंक्शन नहीं है, हालांकि ये वाला फंक्शन है। किस लिए फंक्शन है, देखिए हर एक डोमेन एलिमेंट रिलेटेड है और हर एक डोमेन एलिमेंट का यूनिक इमेज है। अगर इसको मैं f बताऊंगा, सो f ऑफ x इज इक्वल टू a है, f ऑफ y इज इक्वल टू a है एंड f ऑफ z इज इक्वल टू b है। ठीक है ना। तो एवरी डोमेन एलिमेंट उसका यूनिक इमेज है, मगर एवरी रेंज एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये वाला वन वन फंक्शन नहीं होगा। इसको हम लोग मेनी वन बोलते हैं, मेनी वन, नॉट वन वन। मेनी वन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे डोमेन एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन है। इसको आप लोग कन्वर्ज की तरह देख सकते हैं, मतलब इस तरीके से आ रहे हैं, बहुत सारे एक के साथ रिलेशन में आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग की तरह देखते हैं। तो ये वाला कन्वर्ज हो गया, इसीलिए इसको मेनी वन बोला जाता है। ठीक है, आगे जाके इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी और भी बातचीत करेंगे। वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। मतलब वन वन फंक्शन को कभी कभी इंजेक्टिव भी बोला जाता है और ज़्यादातर वन वन फंक्शन भी है, फंक्शन वो नाम ही हम लोग यूज़ करते हैं। अभी दूसरा वाला फंक्शन हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। दूसरा वाला जो फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन। इस ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ओके, वन वन को क्या बोल रहे थे अभी हम लोग, इंजेक्टिव। ठीक है, वन वन को इंजेक्टिव और वो ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव बोल रहे हैं। सो ऑन टू वाला फंक्शन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है। जस्ट आप लोग देखिए उसको कैसे हम लोग सोचते हैं। जैसे कि इधर एक सेट है, फिर ग्राफिकल मेथड में ही हम लोग इसको सोचेंगे। ये वाला सेट इसके साथ, मतलब डोमेन जो कि ए में बताया जा रहा है, दूसरा वाला डोमेन बी है, ये वाला फंक्शन है, तो इसके साथ इसका रिलेशन में है। तो इधर सोचो x y देन z और साथ में सोचो एक a भी है। इधर उसी तरीके से 1 2 3 4 है। हम लोग देख रहे हैं कि z के साथ 2 का रिलेशन या फिर 3 का रिलेशन हम लोगों ने कर दिया है, y के साथ 2 का रिलेशन है और x के साथ 1 का रिलेशन हो गया है, बराबर। अभी अगर a के साथ 4 का रिलेशन है तो पता चल रहा है कि ये वाला वन वन फंक्शन है, वो चीज़ें हम लोग नहीं देखते हैं। एक्चुअली इसमें देखिए कि रेंज क्या है, रेंज ऑफ f इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। f का रेंज क्या है, उसमें आ रहे 1 2 3 एंड देन 4। और उसमें जो कोडोमेन है जिसको हम लोग कॉड बोल रहे हैं, कॉड ऑफ f, फंक्शन का कोडोमेन क्या है,
कोडोमेन है 1 2 3 4 इस तरीके से। ओके, ये है हमारे f जो फंक्शन है उसका रेंज एंड कोडोमेन। आपको आसानी के साथ पता चल गया, दोनों सेट सेम है, दोनों में सेम कार्डिनलिटी नंबर है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, दोनों में सेम एलिमेंट्स डाले गए हैं, मतलब ये दोनों सेट सेम है, दोनों सेट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया है। ठीक है, अभी आप देखो, सोचो कि यहाँ पर एक बर्तन है, बर्तन का ये मुंह है, इसके मुंह में हम लोग कुछ रखेंगे, इसको अगर इससे छोटा कुछ रखेंगे तो अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, अंदर घुस जाएगा। अगर ठीक इसके बराबर, इसके मुंह के बराबर कुछ रखेंगे एकदम से इक्वल, तो इसके ठीक ऊपर वो वाला बैठा रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर वाला बैठा रहेगा, मतलब ऑन करके इसके ऊपर बैठा रहेगा। ठीक है ना, इससे कुछ बड़ा वाला लेंगे तो बाहर आके इस तरह से हैंगिंग पोजीशन में रहेंगे, वो सारे अलग है। सो एकदम से अगर सेम हो जाए तो इसको कवर करके ऊपर बैठा रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो इसीलिए जब भी किसी फंक्शन के लिए कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता है, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसी फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। सीधी है ना, एकदम सी बात सही में। डेफिनेशन क्या है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे चीजें कंफ्यूजिंग एक्सेट्रा है, वो सारे सोचने नहीं। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है तो वो वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे, जिसमें रेंज एंड कोडोमेन दोनों सेम हो रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अभी सोचो, इसमें कुछ और हो गए हैं। क्या हो गए? ये वाला जो इसमें एक 5 करके, मतलब 5 एक और एक एलिमेंट आ चुका है बी के अंदर। अगर ऐसा होता तो होता क्या होता, इसमें अगर ऐसा कुछ होते तो हम लोग क्या करते, ये वाला जो सेट है तो 4 आएंगे कोडोमेन में, सिर्फ 5 भी आ जाएंगे, तो हम लोग इन दोनों को इक्वल भी नहीं कह सकते। ठीक है ना, रेंज एंड कोडोमेन देन इक्वल टू नहीं होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कोडोमेन बड़ा हो जाएगा किससे, रेंज से। आर सी इज ग्रेटर देन आर, codomain is more than r, codomain is greater than r, number of elements in codomain is much more than the number of elements in the range set, मतलब कोडोमेन रेंज से ज्यादा हो चुका है। तो अगर इस तरीके का कुछ सिचुएशन तैयार हो जाए, जैसे कि यहाँ पर तैयार हो गया है, अगर हम लोग रेंज को देखेंगे तो रेंज इस तरीके का कोई सेट हो रहा है जो कि अंदर चला गया है। बाहर अगर हम लोग कोडोमेन को देखें, कोडोमेन ये वाला पूरा सेट है। जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, एग्जाम्पल में ऐसा था कि इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन 5 भी है। अगर इन चारों को कंटेन करके एक सेट हो तो वो अंदर चला जाएगा, इसको कवर नहीं कर रहा है। ठीक तरीके से देखिए, इसको कवर नहीं कर पा रहा है। अंदर एक सर्कल तैयार हो गया है, सर्कल की तरह नोटेशन कार्विकल वो क्लोज फिगर हो गया है, वो अंदर चला जाएगा। 5 बाहर है, इसीलिए इसको कवर नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके के लिए हम लोग कहते हैं इसको इनटू फंक्शन, इनटू और ऑन टू। अगर अंदर चला जाए, कोडोमेन के साथ इक्वल ना हो, तभी हम लोग उसको इनटू कहेंगे। अगर कोडोमेन के साथ बराबरी पर बैठा रहे, मुंह एकदम से सामने आकर बराबरी पर बैठा रहे और उसको ऊपर कवर करता जाए, जैसे कि यहाँ पर पहले कवर कर रहा था, तो हम लोग उसको ऑन टू कहेंगे। कोई और दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर सी इज ग्रेटर देन आर है देन इस वाला ऑन टू है, सॉरी इनटू है। अगर सी इज इक्वल टू आर है, मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, तो हम लोग उसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। सही है, समझ में आ गए आप लोगों को क्या है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों फंक्शन है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन वन फंक्शन किसको कहेंगे, जो फंक्शन में क्या होता था, वन वन फंक्शन में एवरी इमेज हैज यूनिक प्री इमेज, ये वाला कंडीशन था वन वन के लिए। ऑन टू को लिए गया कंडीशन था, अभी हम लोगों ने कंडीशन किया है, कोई कंडीशन नहीं है। सी इज इक्वल टू आर है तो वो वाला ऑन टू फंक्शन है, अगर सी इज मोर देन आर है देन वो वाला इनटू फंक्शन है। ठीक है, ओके। अभी इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को अभी एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, वो इस तरीके का है। देखिए, ये वाला एक फिगर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, फिगर दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में एक सेट है और राइट हैंड साइड में एक सेट है, दोनों में रिलेशन भी तैयार किया गया है। मैं इसको फंक्शन बोलूँगा क्योंकि उस फंक्शन के सारे प्रॉपर्टीज में है। तो ये वाला एक फंक्शन है, सोचिए ये वाला ऐप वाला फंक्शन है,
ठीक है। लेफ्ट साइड में जो डोमेन सेट है उसमें 4 एलिमेंट है, राइट साइड में भी 4 एलिमेंट है। सभी चारों एलिमेंट एक दूसरे के साथ, चारों एलिमेंट मतलब इसमें इंडिविजुअली इसके साथ रिलेशन है, 2 के साथ बी का, 3 के साथ सी का और 4 के साथ डी का रिलेशन। अगर आप लोगों को ठीक से दिखाई दिया जाए क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो गया है, 4 के साथ डी का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 1 की फंक्शन की तरह कुछ तैयार हो गया, ठीक है ना। एवरी इमेज हैज़ ए यूनिक प्री इमेज। ए के साथ 1 का है, किसी और का नहीं, बी के साथ 2 का है, किसी और का नहीं, सी के साथ 3 का है, किसी और का नहीं, डी के साथ 4 का है, किसी और का नहीं। तो हम लोगों को पता चला कि ये वाला इंजेक्टिव या फिर 1 1 फंक्शन है, पहला वाला जो फंक्शन नंबर 1 देख रहे हैं ना। अभी दूसरा क्या है, इसमें कोडोमेन में देखिए, कोडोमेन क्या है, ए बी सी एंड डी है, ठीक है। कोडोमेन में हम लोगों को ए बी सी एंड डी आ रहे हैं, देख रहे हैं। और रेंज में क्या है, सारे कोडोमेन एलिमेंट इमेज्ड है डोमेन एलिमेंट के, मतलब ए बी सी डी सारे कोडोमेन में आ रहे हैं, रेंज में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो दूसरा वाला भी हो गया, मतलब ऑन टू भी हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला वाला फंक्शन हम लोगों ने जस्टिफाई कर लिया। अभी दूसरा वाला फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले फंक्शन में क्या बताया गया है, देखिए ठीक तरीके से। इसमें भी 1 1 है, मतलब ये वाला 1 1 फंक्शन है। मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि दिखाई दे रहा है, आप लोगों को पता भी चल गया है 1 1 क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब इसमें देखिए ये रेंज कोडोमेन से छोटा हो गया है क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें इमेज है, मतलब रेंज में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी और सी, क्योंकि ये सारे डोमेन एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। डी बाहर निकल गया है, वो बाहर है, अलग है इन लोगों से। मतलब कोडोमेन में 4 एलिमेंट है और रेंज में 3 एलिमेंट है, इसलिए आर इज लेस देन सी। तो ये वाला कौन सा फंक्शन है, ऑन टू नहीं होगा, सो ये इनटू वाला फंक्शन है। ओके, अभी तीसरा वाला देखते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, सारे डोमेन एलिमेंट रिलेटेड है, मगर सभी का क्या है, यूनिक इमेज है, ठीक है। मगर इस ए को देखिए, इसका 2 प्री इमेज है, एक 1 के साथ है और दूसरा 2 के साथ है, मतलब ए 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। तो इसको हम लोग 1 1 नहीं कह सकते, इसको मेनी 1 कहा जाता है। मैंने पहले बताया था मेनी 1, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है उसका उल्टा होता है मेनी 1। मेनी 1 इसलिए कहा जाता है, देखिए 2 एलिमेंट एक के साथ रिलेशन में, यहाँ पर 3 4 5 6 सभी हो सकते थे, या हालांकि 3 भी इसके साथ रिलेशन में आ सकता था, डी से रिलेशन में आने नहीं चाहिए थे, या फिर 3 ए के साथ भी रिलेशन में आ सकता था। तो उसमें क्या होता है, 3 एलिमेंट एक के साथ रिलेशन हो सकता है, 4 5 6 7 सभी, जिसमें जितने भी एलिमेंट है यहाँ पर सभी इसके साथ रिलेशन में आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर होता है कि वो वाला 1 1 फंक्शन नहीं होगा, बहुत सारे एक के साथ रिलेशन है, इसलिए मेनी 1 आ रहा है। मेनी मतलब बहुत सारे और एक के साथ रिलेशन में, सो मेनी 1 फंक्शन है। दूसरा वाला जो है, यहाँ पर कोडोमेन में क्या है, ए बी सी डी, रेंज में क्या है, ओनली ए एंड डी, क्योंकि ए और डी रिलेशन में है। तो इसमें दूसरा वाला भी चीज़ पता चल रहा है, आर इज लेस देन सी, मतलब दूसरा वाला क्या होगा, ये इसमें ये वाला इनटू फंक्शन होने वाला है, ऑन टू नहीं होगा। समझ में आ रहा है, पता चल गया हम लोगों को। अभी लास्ट वाला जो फंक्शन देखेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ब खुद उसको जानने की कोशिश करो, पता चल रहा है कि ये वाला मेनी 1 फंक्शन है। क्यों मेनी 1 फंक्शन के, 2 एलिमेंट एक के साथ रिलेशन में है, सो ये वाला भी मेनी 1 फंक्शन है। और क्या है, कोडोमेन रेंज दोनों ही सेम है, क्योंकि आर इज इक्वल टू सी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 है रेंज में और 3 ही कोडोमेन में है, सो दूसरा वाला क्या हो रहा है, ये वाला ऑन टू फंक्शन भी हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों को पता चल गया। तो ये सारे इस तरीके से 4 टाइप के फंक्शंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग करके हम लोग सोचेंगे। क्या क्या अलग अलग करके सोचेंगे, देखिए गौर से। पहला वाला जो फंक्शन है, इसमें क्या है, ये 1 1 ऑन टू है, इस तरह का 1 1 कौन से कैटेगरी है, 1 1 है या फिर मेनी 1 है, ऑन टू होगा या फिर इन टू होगा। अगर हम लोग देखें तो 4 तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रहे हैं। अगर पेयर वाइज करेंगे सो हमें 4 तरीके की चीज़ें मिलेंगे, जैसे कि 1 1 के साथ ऑन टू आएगा, 1 1 के साथ इन टू आएगा, मेनी 1 के साथ ऑन टू आएगा, मेनी 1 के साथ इन टू आएगा। चारों हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो अभी दूसरा वाला देखते हैं, नेक्स्ट लेवल में हम लोग जाएंगे। अभी गेम की तरह ही हो रहा है, मैं नेक्स्ट लेवल बोल रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग में जो पता है कि आप लोग गेम में बहुत इंटरेस्टेड हो, सो अभी ये वाला साल उसको दूर ही रखो, ठीक है। ओके, ज्ञान हो गया। अभी देखते हैं क्या है। ओके, तो पहला वाला जो चीज़ देख रहे थे हम लोग कि एक फंक्शन हम लोगों को मिला था जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। इन दोनों, ए वाला फंक्शन जो है जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़
इंक्लूड होते हैं, 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं। इसका अलग सा नाम दिया गया है, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ये वाला जे बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया, अगर पूछा जाए कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, तो 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, ठीक है। जिसमें 1 अगर डिटेल में बताओगे 1 का प्रॉपर्टी क्या था, एवरी इमेज हैज़ यूनिक प्री इमेज, इसलिए वो 1 है। मतलब बाइजेक्टिव में एवरी इमेज मस्ट हैव यूनिक प्री इमेज हो गया। और दूसरा वाला क्या है, सी इज इक्वल टू आर होने चाहिए। दूसरा वाला बहुत ही ईजी है, कंसेप्ट भी बहुत ही क्लियर है, सी इज इक्वल टू आर होने चाहिए। रेंज और कोडोमेन दोनों अगर सेम हो गया, बराबरी पे आ गया, दोनों इक्वल हो गए, तो उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं। सो बाइजेक्टिव में ये दोनों प्रॉपर्टीज आएंगे, हो गया। बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाइजेक्टिव का अगर आप लोग कोई उसका जो डायग्राम है उसको बना के आप कमेंट में इसको डाल सकते हो। अगर कुछ जानना है तो उसके बारे में और भी हम लोगों को मुझे उसमें बोल सकते हो, मैं देख लूँगा उसको, अलग सा वीडियो बनाकर कुछ करना है कि नहीं करना, ठीक है। आज तक के लिए मतलब अभी तक के लिए बाइजेक्टिव के यही सही है। अभी दूसरा चीज़ देखते हैं जो कि अलग एक पार्ट है, जिसको हम लोग ऐसा कुछ डिफाइन करते हैं। देखिए, इधर मैंने एक सेट लिया है, बीच में एक सेट, इधर एक है, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ए, फिर बी, फिर सी। इधर एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट में ले रहा हूँ फॉर नोटेशन ओनली। फॉर एग्जांपल इसमें वाई है और इसमें जेड है, और भी हो सकते हैं, अभी मैंने एक ही लिया हुआ। ये वाला इन दोनों में देखिए 3 सेट का तो एक ही फंक्शन से हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। सो पहले 2 सेट है, इन दोनों को मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, उन दोनों में फंक्शन ऑपरेट हो रहा है एफ। इन दोनों में भी एक फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, उसका नाम लिख रहा हूँ जी है, ठीक है। सो 2 फंक्शन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 सेट के बीच में, एफ एंड जी। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एफ और जी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। रिलेशन मतलब वो वाला प्रॉपर्टी वाला रिलेशन नहीं, जो नॉर्मल जो है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। संबंध इस तरीके से नहीं है, मगर बी में देखिए दोनों के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। दोनों में संबंध नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जुड़ा क्या है, बीच में एक सेट है जो कि बी सेट है, बी के साथ एफ और जी दोनों जुड़े हुए हैं। एफ और जी में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, मगर दोनों सेट दोनों फंक्शन बी के साथ जुड़ा हुआ, इस तरीके से होने चाहिए, पढ़ना नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूँ, इधर एक सेट है, इधर एक सेट है, इन दोनों में एफ है, इधर एक सेट है, इधर एक सेट है, इन दोनों में जी है, इस तरीके से एफ एंड जी, ठीक है। तब ये वाला जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, इसमें काम नहीं करेगा। ओके, तो थोड़ा सा बता दें इस बारे में, आप लोगों को आसानी होगी समझने में इसको। अभी देखिए, अभी f का क्या है, x के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है, y, और g ऑफ y का वैल्यू क्या आ रहा है, z। एक बात क्लियर हो जाए आप लोगों को, अगर x भी है, y भी है, z भी है, पूरा ये जो दोनों फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, दोनों में x, y एंड z 3 एलिमेंट है। हालांकि तीनों अलग अलग सेट में बिलोंग करता है, और तीनों एलिमेंट अलग अलग फंक्शन के ऊपर डिफाइन होते हैं, उनके ऊपर अलग अलग वैल्यूज निकल के आते हैं। अभी f क्या किसके ऊपर काम कर रहा है, x के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों, f का डोमेन है a। अगर मैं अभी जी एफ के ऊपर y को डाल दूंगा, उसका वैल्यू क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि f का डोमेन a है। f में अगर आप a के कोई एलिमेंट बिना डाले दूसरा कोई सेट का एलिमेंट डाल दोगे, तो वो उसमें काम नहीं करेगा, वो उसमें काम नहीं करेगा। f किसके लिए बना हुआ है, a के लिए बना हुआ है। वो f क्या कहता है, f कहता है मैं सिर्फ a का जो एलिमेंट है, जितने भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, मैं सिर्फ उसी को कन्वर्ट करके b में डाल सकता हूँ। ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा मुझे डिफाइन किया गया है, इसलिए मुझे बनाया गया है। जी क्या कहेगा, मैं सिर्फ b के जो एलिमेंट है उसको लेकर के मैं c में कन्वर्ट कर दूंगा, सी में डाल दूंगा। सोचिए ये कार है, ये क्या कहेगा कि मैं सारे पैसेंजर बी से उठाऊंगा और सी में जाके फेंकूंगा, मतलब सी में जाके ड्रॉप करूंगा। एफ क्या कहेगा, मैं सारे ए के पैसेंजर को उठाऊंगा और बी में जाके ड्रॉप करूंगा। बी का कोई पैसेंजर अगर मेरे ऊपर चढ़ जाए तो मैं उसको ट्रांसफर करके कहाँ ले जाऊँ, कहाँ पे ड्रॉप करूंगा, तो मैं उसका नहीं करूंगा। जी में अगर आप एक्स का एलिमेंट डाल दोगे, मतलब ए का एलिमेंट डाल दोगे, तो जी कहेगा मुझे तो ये सारे पहचान में नहीं है, ये कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा। मतलब जी ऑफ एक्स भी कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके के सिचुएशन में मुझे, मतलब x को अगर
सी के साथ रिलेट करना है, सी के एलिमेंट के साथ रिलेट करना है, मतलब ए को अगर सी से रिलेट करना है तो इस तरीके का एक अलग सा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, अलग सा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। हालांकि अलग सा फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें इसमें एफ और जी का हेल्प चाहिए होगा, मतलब एफ और जी को जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। कैसे? एक्स, यहाँ पर अगर कोई आदमी है वो यहाँ पर सी में जाना चाहता है, सो यहाँ एफ को इस्तेमाल करके बी में आके पहुँचेगा, फिर जी का इस्तेमाल करके सी में जाके पहुँचेगा। जैसे हम लोग कई शहर से कहीं शहर पर जाते हैं, सोचो मुझे ट्रेन से कोलकाता से दिल्ली तक जाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से नहीं, तो क्या करूँगा, बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, मैं सिर्फ बीच में एक स्टेशन ही ले रहा हूँ। सोचो ये वाला पटना है, पटना वाला स्टेशन है, तो कोलकाता से मुझे पता नहीं पटना बीच में आता है क्या नहीं ट्रेन में, मैं कभी गया नहीं, मैं फ़्लाइट से ही ट्रैवल करता हूँ। सो इसमें से अगर यहाँ पर ए से अगर बी तक आ जाए तो मतलब पटना, कोलकाता से पटना तक एक ट्रेन में आ रहा है, फिर पटना से दिल्ली तक दूसरे ट्रेन में जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से होता है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तभी मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकूँगा, कोलकाता से दिल्ली तक पहुँच सकूँगा। ये वाला जो मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से जुड़ा जाता है उसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। एफ कंपोज जी, मतलब एफ के साथ जी को कंपोज कर रहे हैं, या फिर जी कंपोज एफ, इस तरीके से लिखते हैं। बीच में इस तरीके का नोटेशन दिया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फिर कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ गया? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अभी आ गया वो वाला नाम, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फिर कंपोजिट फंक्शन। ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ये चीज़ें डिफाइंड होते हैं कि फंक्शन का कैरेक्टर क्या है, ये होगा कि होगा हमें पता नहीं है। हम लोगों को जो फंक्शन दिया गया है उसके ऊपर जो उसका डेफिनेशन है उसके ऊपर डिफाइन करके ये देखेगा कि ये वाला फंक्शन का नोटेशन सही है या फिर ये फंक्शन का नोटेशन सही है। अभी देखिए ये भी पता चल जाएगा। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, ए से सी तक जाने हैं, मतलब एक्स को जेड में कन्वर्ट करने हैं। अभी पहला वाला देखते हैं, एफ कंपोज जी, सॉरी ये वाला जी है, ओवर एक्स, ठीक। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं कंपोजिशन में। और बाहर जो एलिमेंट यहाँ पर है, डोमेन एलिमेंट, इधर से मुझे उधर से तक जाना है ना, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर ही है, यहाँ से यहाँ से है, इस तरह से जा रहे हैं, तो एक्स को लेना पड़ेगा। तो बाद में क्या होगा, देखिए एफ बाहर था, एक्स किसको पहले देखेगा, एक्स पहले जी के ऊपर काम करेगा, एफ बाहर रहेगा, सेकंड ब्रैकेट डालेंगे, जी ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे देखना है। जो भी कंपोजिशन है, जो एलिमेंट आएगा वो पहले जिस फंक्शन को सामने पाएगा उसी में वो वाला घुस जाएगा, वो वाला फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट पहले करेगा। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि जी ऑफ एक्स काम नहीं करेगा, तो ये वाला फंक्शन ठीक ठाक नहीं है, एक वाला कंपोजिशन भी ठीक ठाक नहीं है। अभी इसको देखते हैं, जी कंपोज एफ, अभी एक्स इसके ऊपर डालते हैं, हो गया। तो जी तो बाहर है ना, ये बाद में आएगा, सेकंड ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। अभी जी बाहर है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स के ऊपर काम करता है तो वाई निकलता है, इधर वाई आ जाएगा, ठीक है। नोटेशन ध्यान से दीजिएगा, कहाँ पर सेकंड ब्रैकेट डालने हैं, कहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट डालने हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जी ऑफ वाई आ गया। अभी जी वाई को पहचानता है, जी कहता है वाई तो बी का एलिमेंट है, अगर और मुझे पता है कि बी का एलिमेंट को कहाँ पर ड्रॉप करना है, वो सी पे जाकर ड्रॉप करना है, और जी ऑफ वाई का वैल्यू क्या निकलेगा, जेड निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला कंपोजिशन ठीक है। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है, दो फंक्शन को अगर उसके डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करके हमें एक साथ जोड़ने हैं तो उसको हम लोग कंपोजिशन कहते हैं। मतलब एडिशन ऑफ टू फंक्शंस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, मगर उसमें कुछ कंडीशंस आते हैं, वो डेफिनेशन में के साथ हम लोग देखेंगे। तो ये सारा चीज़ें हमें अभी समझ में आ गया है। ये चीज़ें, हालांकि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर समझाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी होंगी। ओके, अभी दूसरा पार्ट देखते हैं। कंपोजिशन तो हो गया है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ लिया है, कंपोजिशन कैसे करने हैं वो भी देख लिया है। अभी देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन या फिर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ये वाला चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इधर एक फंक्शन है,
सॉरी सेट है, इधर एक सेट है, इधर एक एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, इधर एक एलिमेंट है सोचिए 1 2 एंड 3, ठीक है। ये वाला इसके साथ रिलेटेड है, ये वाला इसके साथ रिलेटेड है, ये वाला इसके साथ रिलेटेड है। इधर एक दूसरा फंक्शन में ले रहा हूँ, सोचिए ये वाला एफ था, इधर एक दूसरा फंक्शन में ले रहा हूँ, इधर भी एक्स वाई एंड जेड है, इधर भी 1 2 एंड 3 है, ये इसके साथ रिलेटेड है, ये भी इसके साथ रिलेटेड है और z 2 के साथ रिलेटेड है। सोचिए यहाँ पर 3 है नहीं, 3 नहीं है, ठीक है, ये इसके साथ रिलेटेड है। और तीसरा एक फंक्शन मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ इस तरीके से, ये x है, y है, z है, इधर 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी है, x के साथ 1 का, y के साथ 2 का, z के साथ 3 का है। अभी तीनों चीज़ों को अलग अलग देखेंगे। ये वाला पहला वाला देख रहे हैं, इसमें क्या है, देखिए x के साथ किसका रिलेशन है, 1 का, y के साथ 2 का, z के साथ 3 का, मतलब एवरी इमेज, मतलब 1 2 और 3 सभी के यूनिक प्री इमेज है। x 1 का प्री इमेज x है, 2 का y है, 3 का z है, और इसमें c = r भी आ रहा है। सीधी तरीके से पता चल गया, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला 1 1 है और ऑन टू भी है, सिंपली बाइजेक्टिव है, ठीक है, ये वाला बाइजेक्टिव है। अभी ये वाला फंक्शन देखते हैं, दूसरा वाला, इसमें क्या है, इसमें ये वाला है x 1 के साथ रिलेटेड है, y 2 के साथ रिलेटेड है, z 3 के साथ, सॉरी 2 के साथ रिलेटेड है, y 1 के साथ था, x और y दोनों ही 1 के साथ रिलेटेड है, z 2 के साथ रिलेटेड है। इसमें क्या है, दिस वन एलिमेंट प्री इमेज 2 डिफाइन कर रहे हैं, मतलब इसका 2 प्री इमेज है, वो x एंड y, इसका क्या प्री इमेज है, z है, मतलब ये वाला 1 1 नहीं है, ये वाला मैनी 1 है, ठीक है, एंड ऑन टू भी है, ओके। और ये वाला फंक्शन देखिए, ये वाला 1 1 है, पता चल गया 1 1 है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर। और क्या है, ये इनटू फंक्शन है, क्या क्या है, 3 कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं, 1 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, एंड यहाँ पर हो रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 1 और ऑन टू। अभी देखिए, अगर कोई एक एलिमेंट को इस तरफ से इस तरफ आना पड़े, 1 में अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, सोचिए 1 एक घर है, 1 में कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको अगर इस साइड में आना पड़े तो क्या करेगा, एक ही रास्ता है, वो सीधा इसके ऊपर उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दूसरे वाले साइड में से यहाँ पर आना उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही पाथ है, अगर उसको रास्ता मालूम भी नहीं है तो बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर से यहाँ तक आया जाएगा। इसमें क्या है, इसमें इस एलिमेंट के लिए प्रॉब्लम है, इस घर में या फिर इस जगह पे जो रहेगा उसके ऊपर 2 कन्फ्यूजन है। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ ठीक ठाक है, मगर मुझे एक्स पे जाना है तो कौन सा पथ चूज करूँगा, उसके लिए उसको कन्फ्यूजन में है। वो शायद अगर गलती से इसके ऊपर आ जाए तो वाई पर आके पहुँच जाएगा, मतलब इसमें दूसरे तरफ इस वाले साइड से डोमेन या सॉरी कोडोमेन या फिर रेंज में से डोमेन में आना उसके लिए प्रॉब्लम है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, Z3 भी आ जाएगा, 4 का तो किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। इसमें से कोई आदमी या फिर कोई इंसान अगर इसमें आना चाहे तो कैसे आएगा, उसका कोई आने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये वाला भी हम लोग कंसिडर में नहीं लाएंगे, यहाँ से आ नहीं सकता है। क्यों हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, एक फंक्शन होता है जो कि डोमेन से कोडोमेन को रिलेट करता है, अगर उसका कोई दूसरा उल्टा फंक्शन आ जाए, उल्टा फंक्शन मतलब हमें कोडोमेन से डोमेन तक आने हैं, कोडोमेन को डोमेन के साथ रिलेट करने हैं, वो वाला जो फंक्शन है उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन या फिर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन या फिर इनवर्स फंक्शन ओनली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला सिचुएशन में इनवर्स पॉसिबल है, मतलब डोमेन सॉरी कोडोमेन में से या फिर रेंज में से कोई भी इंसान अगर डोमेन में आना चाहे, मतलब उसके लिए एक डेफिनेट पाथ है, उसको इस्तेमाल करके वो आसानी के साथ आ सकता है। इन दोनों में वो वाले पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दोनों मैं कंसिडरेशन से हटा रहा हूँ, इन दोनों के बारे में हम लोग कुछ बात ही नहीं करेंगे अभी सिर्फ इसके लिए बात होगा। तो पहला वाला जो कंडीशन है वही है, इन्वर्स कब पॉसिबल है, एक फंक्शन के लिए इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो 1 1 होगा और फिर वो ऑन टू भी होगा। समझ में आ गया आप लोगों को, मतलब इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर द बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसमें इन्वर्स होने के चांसेस है, चांसेस से नहीं बराबर उसमें इन्वर्स आएंगे, ठीक है। इफ ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इन्वर्स इज पॉसिबल फॉर दैट फंक्शन, मतलब अगर एक फंक्शन f है, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ रहे थे इसमें अगर मैं इसका इन्वर्स देखूंगा
सो लिखना पड़ता है इस तरीके से एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स। एफ उस तरफ चला गया इसीलिए आप उसको इन्वर्स कहोगे। सोचो थोड़ा सा पीछे जाओ, क्लास 12 में हम लोग एक चैप्टर करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसमें कुछ इस तरीके से नोटेशन आएंगे, साइन इन्वर्स ऐसे, कॉस इन्वर्स ऐसे, ठीक है। तो वो सारे भी इसी तरीके की चीज़ है। तो हम लोग इन्वर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो इन्वर्स एक्चुअली है क्या? सीधी तरीके से अगर देखें, इन्वर्स एक ऐसा फंक्शन है, ऑपोजिट फंक्शन है, जो फंक्शन कोडोमेन से या फिर रेंज में से डोमेन में रिलेट करता है, कोडोमेन को डोमेन से रिलेट करता है, उल्टा होता है, वो वाला फंक्शन ही हम लोग इन्वर्स कहते हैं। तो इन्वर्स किस में पॉसिबल है? 4 तरीके का टाइप्स में हम लोगों ने देखा था। ये वाले 4 तरीके का टाइप्स देखा था। पहला वाला 1 1 ऑन 2 है, फिर 1 1 इंटू है, फिर मैनी 1 इंटू है, फिर मैनी 1 ऑन 2 है। इन चारों में से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है, पहला वाला, ये वाला, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये वाला इन्वर्स पॉसिबल है। मतलब 1 1 ऑन 2 अगर है, जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन का प्रॉपर्टी है, तो वो वाला ही फंक्शन में हम लोगों को इन्वर्स मिलेंगे, ठीक है। सो इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर द बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन को एलाबोरेट करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में ये बताया गया है, सोचिए इधर एक फंक्शन है एफ है, इन दोनों में एक फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है। सोचिए एक दूसरा भी फंक्शन है जो कि इसमें से इसको डिफाइन किया गया है, जो कि जी फंक्शन है, ठीक है। मैं इस तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसको हटा भी देता हूँ, तो आप लोगों को सीधी तरीके से वो वाला चीज़ समझ में आ जाएगा। क्या है देखिए, इधर एक फंक्शन है, सेट के बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ये एफ है। ये वाला दूसरा फंक्शन है, ये वाला जी है, मतलब ये ए था, ये बी था, ये बी है, सॉरी ये बी है, ये है, ठीक है, उल्टा है। सो हो सकता है ना ऐसे, क्या हमेशा ए और बी के साथ रिलेशन होगा या फिर बी के साथ ए का रिलेशन नहीं हो सकता? वैसा कुछ नहीं है। कई फंक्शन में ऐसे भी आते हैं। ये वाला फंक्शन ए बी के साथ रिलेशन में कौन से सेट के साथ, सॉरी फंक्शन के साथ, एफ के साथ। उसी तरीके से बी ए के साथ रिलेशन में कौन सा फंक्शन, दूसरा एक फंक्शन है जी फंक्शन, इस तरीके से। ओके, अगर ऐसा कुछ हो जाए, वो लोग बता रहे हैं कि अगर जी कंपोज एफ, ठीक है, कंपोजिशन, अगर उसमें एक्स डालोगे और फिर से एक्स मिलने लगे, तभी हम लोग उसको कहेंगे कि ये वाला फंक्शन इन्वर्टेबल है। सोचिए, ये वाला चीज आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जी कंपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहे, मतलब इधर अगर एक्स होगा, इधर भी एक्स है। सोचो इधर वाई है, इधर एक्स है। अभी सीधी तरीके से आप लोगों को डेफिनेशन मिल जाएगी। डेफिनेशन में जो कुछ दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। क्या है इसमें? अगर मैं देखूंगा, सो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, वाई। इसमें अगर मैं देखूंगा, तो जी ऑफ वाई का वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए, गॉफ पढ़ रहे हैं इसको, तो आसानी के साथ समझ में, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, गॉफ, फॉग एटसेट्रा, हॉग एटसेट्रा। सो इसमें क्या आ रहा है, जी कंपोज एफ ओवर एक्स आ रहे थे, ठीक है। तो पढ़ो इसको, जी को बाहर धकेलो, एफ में एक्स को डालो, फिर क्या आएगा, जी है बाहर, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, वाई था, आ गया वाई। जी ऑफ वाई का वैल्यू क्या था, एक्स था, आ गया ना। एक्स में से शुरू किया था हम लोगों को, एक्स से मिल गया, जिसको हम लोग डायरेक्टली आई एक्स बोलते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ये वाला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। क्लास 11 में आप लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में सारे फंक्शन पढ़ के आए हो, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी रीड कर चुके हो वो क्लास 11 में, ठीक है। तो ये वाला आइडेंटिटी फंक्शन है। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आई एक्स पे एक्स को डालोगे तो वाला एक्स को निकलेगा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, जो डालते हैं उसमें वही निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स में एक्स को डाला हुआ है, वाई निकल के आ रहा है, दूसरा कुछ चीज़ें निकल के आ रहा है। जी ऑफ वाई में, जी में वाई डाल रहे हो तो उसमें से एक्स निकल के आ रहा है, वैसा कुछ फंक्शन है। जिस फंक्शन में आप जो एलिमेंट डालोगे वही एलिमेंट निकल के आएगा, उसको ही आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो गॉफ क्या है, जी ओ एफ, जी कंपोज एफ। गॉफ क्या है, वो वाला आई एक्स है। आई एक्स क्यों है, क्योंकि I'm सॉरी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, ये वाला वाई होगा, ओके। सो गॉफ ऑफ इज इक्वल टू आई एक्स आ रहा है। आई एक्स क्यों, क्योंकि एक्स डालोगे तो एक्स से निकलेगा। फिर एक दूसरा चीज़ देखिए, अगर मैं फॉग के भी बारे में देखूंगा, फॉग को भी अगर देखूंगा तो क्या निकलेगा, फॉग, गॉफ नहीं, अभी फॉग, एफ कंपोज जी। अगर इसमें क्या है,
इसमें y डालना पड़ेगा क्योंकि g पहले आ रहा है। इसमें मुझे उल्टा जाना है, मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, b से a तक जाने हैं। तो उसमें क्या होगा, f बाहर है g कंपोज x, सॉरी ये वाला y, तो g कंपोज g ऑफ y, सो f बाहर है, g ऑफ y का वैल्यू क्या निकलेगा, x निकलेगा। ठीक है, सो f ऑफ x क्या करता है, y का में कन्वर्ट कर देता है। मगर इसका मतलब क्या है, फॉग में अगर मैं y डाल रहा हूँ तो उसमें से y निकल के आ रहे हैं। सो f कंपोज g, दैट वन इज एक्चुअली i y क्यों, वो इधर से इधर को ले जा रहे हैं। y अगर डालोगे इसमें तो y मिलेगा, जैसे कि y इसमें डाल रहे हैं y आ रहे हैं, इसीलिए इसको मैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y बोल रहे हैं। ठीक है, और पहला वाला क्या था, गॉफ क्या था, गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स लिख रहे थे। इसमें अगर x को डालेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हो, गॉफ में अगर मैं x को डालूंगा तो x मिल रहे हैं, फॉग में अगर मैं y को डालूंगा जैसे कि यहाँ पर y आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको इन्वर्स फंक्शन कहा जाता है। इन्वर्स फंक्शन मतलब जो उल्टा करके आ रहे हैं, मतलब इन्वर्स फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, जैसे कि सोचिए अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y है, हमेशा ऐसा होता है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। सो f अगर उस तरफ चला जाए, सो f इनवर्स y इज इक्वल टू x होता है। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा इधर डिफिनेशन देखो, ये है, ये b है, इधर x है, इधर y है, x y में जा रहे हैं, किसमें, किसके ऊपर बैठ करके, f एक कार है जो x को y में ले जा रहा है, मतलब ये वाला ये साथ तैयार हो गया ना, f ऑफ x इज इक्वल टू y है। अभी मुझे अगर उल्टा आना है, इधर से इधर आना है, तो उसके लिए क्या है, f इनवर्स है, जो कि अगर फॉग है, गॉफ है, वो वाला कंपोजिशन देख रहे थे हम लोग। f इनवर्स वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, f इनवर्स y को x में कन्वर्ट कर रहा है, वो वाला g का काम कर रहा है, अभी जो हम लोगों ने g देखा था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको g कहूँगा, सो क्या हो रहा था, गॉफ ऑफ x। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूंगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x है, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, f इनवर्स कंपोजिशन ऑफ f, इसको मैं x डाल रहा हूँ, क्या होगा देखिए, f इनवर्स बाहर है, क्यों इसको इन्वर्स कर रहा हूँ, क्योंकि x डालेंगे तो x मिलेगा। सो हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ x। ठीक है, तो इधर क्या है, f इनवर्स बाहर है, f ऑफ x का वैल्यू क्या निकलता है, y निकलता है। अगर y, अभी y f इनवर्स क्या करता है, f इनवर्स b सेट को एक सेट के साथ रिलेट करता है। डेफिनेशन क्या है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, सो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या निकलेगा, x निकलेगा। मतलब हम लोग x से आ रहे थे, x को ले रहे थे और बाद में हमें x ही मिल गया, मतलब ये वाला आई एक्स है। ठीक है, कौन सा, ये वाला इक्वल टू नहीं, ये वाला आई एक्स है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है इन्वर्स क्या है। इन्वर्स है वो एक उल्टा फंक्शन, मतलब रिवर्स फंक्शन, मतलब f का अगर रिवर्स है तो उसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। f अगर a को b के साथ रिलेट करता है, f इज अ फंक्शन व्हिच रिलेट्स a टू b, देन f इनवर्स इज अनदर फंक्शन व्हिच रिलेट्स b टू a, मतलब इन दोनों में एक दूसरे का उल्टा है। f अगर एक a से b के a से एलिमेंट को b तक ले जाते हैं, सो बी f जैसे कि a से एलिमेंट को b तक रिलेट करते हैं, f इनवर्स b के एलिमेंट को a के साथ रिलेट करेगा, इस तरीके से ट्रांसफर करेगा, ये इधर से इधर लाएगा, इधर से लाएगा, सिर्फ इस तरीके का बात है। और ये वाला सिर्फ आप ध्यान में रखिए, f इनवर्स तभी पॉसिबल है, मतलब एक फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो बाइजेक्टिव होगा, उसको 1 1 होने चाहिए, उसको ऑन 2 होने चाहिए, तभी आप फंक्शन के सारे फंडे आसानी के साथ याद रख सकते हो। और f इनवर्स f इज इक्वल टू हम लोग i लिखते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, जो f इनवर्स f इज इक्वल टू i लिखा जाता है, और f इनवर्स भी i लिखा जाता है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब कॉम्पोजिशन है, मतलब ये है f इनवर्स कॉम्पोजिशन ऑफ f इज इक्वल टू i है, और f कॉम्पोजिशन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू i है, दोनों सेम ही है। हो गया। फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज है, फंक्शन के जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, वो सारे हम लोगों ने क्लास 12 के जो थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया। मेरे सेकंड वीडियो में आप लोग देखेंगे कि फंक्शन का जो चैप्टर है, मतलब 1.2 है, उसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग देखेंगे। आप लोगों को मेरे पहले वाले एक्सरसाइज वीडियो में पता चल गया कि इस साल हमें सारे एक्सरसाइजेज नहीं करने हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में कौन से करने हैं, एक्सरसाइज 1.1, देन 1.2,
ये दोनों करने हैं और मिसलिनियस के कुछ सम करने हैं। हमें कौन से एक्सक्लूड करने हैं, एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 इन दोनों को नहीं करने हैं और मिसलिनियस के कुछ एग्जाम्पल नहीं करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में हेल्प कीजिए। आप अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और मेरा जो मुझे उसमें मोटिवेशन मिले और मेरा जो मोटिव है उसमें मुझे सक्सेस मिले ताकि मैं इस पीरियड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।